हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैकल एग्जाम्स। पहले दोस्तों सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर फर्स्ट है क्लास 7th की हिस्ट्री का। ओके, इससे पहले जो क्लास 6 की हिस्ट्री है वह कंप्लीट हो चुकी है। उसमें आपके 10 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं और सारे के सारे चैप्टर्स हमने विधिवत तरीके से डिस्कस किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से। आज से शुरू कर रहे हैं क्लास 7th की हिस्ट्री। ज्योग्राफी पहले ही शुरू कर चुके हैं क्योंकि उसकी भी क्लास 6 की ज्योग्राफी खत्म हो चुकी है। ओके, तो आज की जो क्लास रहेगी अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। जहाँ से आपको नोट करना है वो हाईलाइटेड है और बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है आज की इस क्लास में, क्योंकि बस समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। क्योंकि आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप इन चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। ओके, आज का चैप्टर मान के चलिए एक कहानी की तरह है और आप इसको समझते हुए चलेंगे, सुनते हुए चलेंगे। बस बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, बस चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं। और कुछ इश्यूज हैं, कुछ हमें हेल्थ इश्यूज हैं, तो उसकी वजह से क्लास टाइमिंग थोड़ा बिगड़ गया है, कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। मैं जल्दी ही इसको टाइम टू टाइम कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा स्वास्थ्य में गड़बड़ है। तो यहाँ पे प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल की बात करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे चीज़ों को। देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी का बनाया हुआ, ठीक है। जो अल इद्रीसी भूगोलवेत्ता थे वो किस सदी के थे? तो ये 12वीं सदी के थे। कौन थे ये? तो ये भूगोलवेत्ता थे अल इद्रीसी। इनका बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। ओके, अब यहाँ पे एक मानचित्र आप देख पा रहे हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। एक तो मानचित्र ये हो गया जो आप ये ऊपर देख पा रहे हैं सामने, ठीक है। ये मानचित्र नंबर 1 है और इसके बाद फिर कह रहा है कि मानचित्र 2 पर नजर डालिए। ये आपके सामने मानचित्र नंबर 2 है। अब यहाँ पे ये कहता है कि अब इन दोनों में तुलना करना ही है। देखिएगा, चीज़ों को समझिए। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए, ठीक है, हमने देख लिया। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी ने 1154 में बनाया था। वो अरब के भूगोलवेत्ता थे, अल इद्रीसी नाम है इनका। इन्होंने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वो उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को ये दर्शाने का काम कर रहा है। एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। जो मानचित्र 2 है, जो नीचे हम देख पा रहे हैं, यही वाला, ये जो मानचित्र है, ठीक है, इसको किसने बनाया है? ये जो मानचित्र है इसको एक फ्रांसीसी मानचित्रकार थे, उन्होंने 1720 में बनाया था। और अल इद्रीसी ने 1154 में बनाया था, जो कि अरब के भूगोलवेत्ता थे। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, एक ही जगह के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर हमें देखने को मिलता है। अल इद्रीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ इन्होंने दिखाया है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं क्योंकि ये अरब के भूगोलवेत्ता थे और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया, है ना, और उत्तर प्रदेश का कन्नौज हो गया। और मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। भाई, एक बना है 1154 में, एक बना है जाकर के 1700 में, तो 600 वर्ष का फर्क हो गया। 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में, यानी कि इस टाइम पीरियड में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। भाई 600 साल बीत गए। कितने? 600 साल बीत गए, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे परिवर्तन हुए होंगे, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी बदल गई। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर के आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे, जो कि 600 वर्ष बाद बनाया गया था। कौन इस्तेमाल करते थे? यूरोप के नाविक और व्यापारी जो होते थे वो अपनी समुद्र यात्रा के लिए इसी नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। इसी के माध्यम से वो अपना आने जाने का रास्ता देखते थे। 18वीं सदी के आरंभ में विलियम द लिस्ले के एटलस नुवो के अकॉर्डिंग ये उपमहाद्वीप है यहाँ पे जो दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस चीज़ों को समझते हुए चलना है। यहाँ से समझेंगे। देखिएगा, चैप्टर बहुत आसान है, बस समझने की ज़रूरत है।
इतनी ही महत्वपूर्ण और एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। भाई एक युग बदल गया, 500-600 साल बदल गए, है ना। तो यहाँ पे मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था कि मानचित्र का अंकन किस तरीके से करना है। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन इंफॉर्मेशंस के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है ना। और अलग अलग तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशंस भी बहुत सारी होती हैं। क्या सही है, क्या सटीक है, जो इतिहासकार होते हैं उसी को चुनते हैं। अब यहाँ पे कुछ नई और पुरानी शब्दावली भी है। इस नई और पुरानी शब्दावली को समझते हैं। देखिएगा, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। भाई तो भाषा और अर्थों के साथ में क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। जो ऐतिहासिक अभिलेख लिखे गए हैं वो कई भाषाओं में लिखे गए हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की जो फारसी है वो आधुनिक फारसी भाषा से डिफरेंट है। जो मध्य युग की फारसी थी वो आज की फारसी से अलग है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। आई बात समझ में। समय के साथ क्या होता है, शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। जो 500-600 साल जो शब्द पहले थे उनके आज और कुछ अर्थ निकाले जाते हैं, पहले कुछ और अर्थ निकाले जाते थे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए, इतना सरल और फेमस हिंदुस्तान शब्द। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र, राज्य, भारत के अर्थ में लेते हैं, यानी कि हिंदुस्तान का मतलब भारत। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। जो पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में जो इलाके स्थित थे उनको इन्होंने जो है कि हिंदुस्तान नाम दिया था और आज पूरे भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो समय के साथ में शब्द का अर्थ भी बदल गया। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे। राजनीतिक अर्थ में अगर बात की जाए तो उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए। आई बात समझ में। 16वीं सदी का जब आरंभ हुआ तो 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान जो शब्द था इसका प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के जो निवासी थे उनकी संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। ये प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। तो इन चीज़ों को बस आप पढ़िए। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हो सकता है कोई स्टेटमेंट पूछ ले, लेकिन आप इसको डीपली पढ़ेंगे। चीज़ें ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसमें से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अच्छी चीज़ें लिखी हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। तो समय के साथ में जो शब्द है उसका अर्थ भी बदलता चला जाता है। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे और आज आप उसे आज यूज़ कर रहे हैं। पास्ट में उसका क्या अर्थ था और आप उसको आज किस अर्थ में ले रहे हैं, ये इतिहासकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको अपने पूरे दिमाग से, होशो हवास में उस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा सादा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, उसको हम फॉरेनर यानी कि विदेशी कहते हैं। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। आई बात समझ में। कैसे शब्द का अर्थ बदल गया। पहले क्या था कि गांव में कोई भी अनजान व्यक्ति आ गया जो उस समाज या संस्कृति का नहीं है, उसे विदेशी कहा जाता था। और आज पूरे भारत में कहीं से आओ भारतीय हो, अगर दूसरे देश से आए हो तो आप विदेशी कहलाओगे। इस तरीके से शब्द का अर्थ बदल जाता है। ओके, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी कहते हैं और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। ठीक है,
इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। जो नगरवासी हुआ करते थे उनके लिए अगर कोई वन से आया है, कोई वनवासी है, तो वो विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे, क्योंकि वो एक ही गाँव के रहने वाले हैं। ठीक है, इतिहासकार और उनके स्रोत की बात करेंगे यहाँ पे हम। देखिएगा, इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। यानी कि अलग अलग जो रिसोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हैं, वहाँ से वो सहारा लेते हैं, तब वो पास्ट का अध्ययन कर पाते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल का मतलब क्लास 6 की जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन ये जो क्लास 7 है, इसमें हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण की जो कला थी और जो लिखित सामग्री है उस पर निर्भर हैं, उस पर डिपेंड हैं, वहीं से वो पिछली जानकारी खोजते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप में बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे हैं। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, कागज की बात हो रही है, समझिए। इस दौरान क्या हुआ, इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया। पहले कागज बहुत महंगा था, फिर बाद में धीरे धीरे कागज सस्ता होता चला गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लग गया था। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के जो वृत्तांत थे, शासक जो हुआ करते थे, राजा, उनकी जो कहानियाँ थी, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे थे। किसका उपयोग? कागज़ का प्रयोग। यानी कि अब यहाँ पे जो कागज़ थे उसमें हम धर्म ग्रंथ लिखते थे, शासकों के वृत्तांत लिखे जाने लगे, संतों का जो भी लेखन या जो भी उनका उपदेश हुआ करता था उसको लिखा जाने लगा यहाँ पे। ठीक है। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ और मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखा जाता है। अभिलेखागार क्या होते हैं? ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। जो दस्तावेज हैं, पुराने दस्तावेज हैं, उनको रखा जाता है। अभिलेखागार से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा कि अभिलेखागार क्या होता है, या ऐसे स्थान जहां हम दस्तावेजों, पांडुलिपियों को संग्रहित करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उसको अभिलेखागार कहा जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। ओके, अब यहां तक बात हो गई अभिलेखागार तक। आगे समझते हैं। इन पांडुलिपियों और दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग भी कठिन है। देखिए, आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। इसलिए हम आपको फास्ट पढ़ा रहे हैं। फास्ट इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। बस आप कहानी की तरह चीज़ों को समझते चलिए, अपने दिमाग में बैठाते चलिए। ओके, इसीलिए मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं जहाँ छपवा लेते हम। इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। ये क्या होता है सर? देखिए, उस समय प्रिंटर नहीं थे, तो जो भी पांडुलिपियाँ हमको मिली है ना, जो भी अभिलेख मिले, उनको हम क्या करते थे? उनको देख देख करके उतारा जाता था। नकल नवीस यानी कि जो है उसको देख करके ही सेम टू सेम उतारना। ठीक है, उसमें कोई शब्द गलत है या कुछ कमी है तो उसमें सुधार भी कर देते थे। हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे, यानी कि उनकी दूसरी कॉपी बनाते थे। ठीक है, अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर आपने किसी दोस्त की कॉपी से नकल की है तो आपको पता होगा नकल करना आसान नहीं है। नकल भी अकल का ही काम है ना। एक तो दोस्त के सामने जो लिख रहा है, मान लीजिए हम जब छोटी क्लास में थे 6, 7, 8 में, तो हम लोग एग्जाम में नकल मार लिया करते थे। अब तो नहीं होता है। अब सामने वाला एक तो झांक झांक के देखना पड़ता था, ऊपर से जो सामने लिख रहा है उसकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है,
हाथ आगे है तो कुछ शब्द हमको समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो शब्द हम अपने पास से बना बना के लिख देते थे, ये सब होता था। आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, नहीं आती थी बिल्कुल, और आपको मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा कि इसके आगे इसने क्या शब्द लिखा है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे क्या होंगे, कुछ छोटे मोटे अंतर जरूर दिखाई पड़े होंगे, यानी कि जो वो सामने वाला लिख रहा है अगर हम नकल मारे तो थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि ये एक पिक्चर है आपके सामने, ठीक है। ये जो पिक्चर है यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है, उसकी एक कॉपी है, जिसमें एक लिपिक जो है वो किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। ये एक लिपिक हैं जो कोई पांडुलिपि इनको लिखी हुई मिल गई है, ये उसको नकल कर रहे हैं, उसको एज इट इज उतारने का काम कर रहे हैं। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर से 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है, यानी कि लघु चित्र या छोटे आकार के कारण जो है जो चित्र है उसको लघु चित्र या मिनिएचर भी कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने भी लगे थे, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने दो तरह की लिपियाँ नज़र आ रही हैं, एक इस पिक्चर में और एक इस पिक्चर में, ठीक है। यहाँ पे ये जो लिपि है ये आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन ये तो बहुत जो है पास में लिखी हुई है, बहुत सघन तरीके से लिखी है। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी, देखिए लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्त लिपि बाईं ओर है, इसमें वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान है। शिकस्त लिपि जो कि दाईं ओर है अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये बहुत ही कठिन है, सघन है और क्या है, ये संक्षिप्त है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो लिपि है इसमें हम आगे वर्ण जोड़कर इसको ठीक से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अब हम आगे समझेंगे चीज़ों को। देखिएगा, पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य चेंज कर दिया, कोई शब्द चेंज कर दिया, जिस शब्द का प्रॉपर अर्थ मैच नहीं हो रहा उसको चेंज कर दिया। सदी दर सदी सदियां बीतती चली गई, प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। पहले कुछ और लिखा था, दूसरे ने उसकी नकल की, उसने शब्द को चेंज कर दिया, तीसरे ने और चेंज कर दिया, चौथे ने और चेंज कर दिया। इस तरीके से काफ़ी बदलाव हो गए। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हम लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है, नहीं तो उसकी कॉपी ही हमको मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है, जो बाद में जिन्होंने बनाया है, क्योंकि जो मूल कॉपी है वो तो मिलना मुश्किल है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। अपने खुद की जो कहानी वो लिखते थे, खुद का वृत्तांत जो लिखा उन्होंने, उसमें वो परिवर्तन कर देते थे समय के अनुसार। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी किस शताब्दी के इतिहासकार थे? तो ये 14वीं शताब्दी के इतिहासकार थे। इन्होंने अपना वृत्तांत पहली बार कब लिखा था? 1356 में, और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, दोनों में क्या है? अंतर है, ठीक है। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था, जो ये पहले लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, चैप्टर बड़ा है, थ्योरी भी बहुत है, लेकिन हम लोग फटाफट से कवर कर लेंगे। पढ़ना जरूरी है, चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह की यहाँ पे बात होगी। सन 700 से लेकर के 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, क्योंकि 1000 वर्षों का अध्ययन है यहाँ पे, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन भी हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन भी होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट,
कतई में चरखे और युद्ध में अग्नियास्त्रों यानी कि बारूद वाले हथियार का यूज होने लग गया। इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी भी, ये सब चीज़ें क्या हो गई, यूज में आने लग गई। मनुष्य इनका प्रयोग करने लग गया। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर के आए थे, वो ये सब चीज़ें लेकर के आए, यानी कि उनके साथ ये चीज़ें भी आई। परिणाम ये हुआ, यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। यानी कि किस काल को हम आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल कहते हैं, तो वो 700 से लेकर के 1750 ईस्वी तक का काल है। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। ठीक है, अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं भी मौजूद थी। इस काल में क्या हुआ, जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत। क्या नाम था, राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। राजपूत का अर्थ क्या होता है, राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयोग होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। आई बात समझ में, 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये जो नाम है राजपुत्र या राजपूत, आमतौर पर योद्धाओं के उस ग्रुप के लिए यूज किया जाता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते हैं कि हम क्षत्रिय वर्ण के हैं। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मवेशियों का कार्य करने वाली जो जाति थी आदि समूह ने भी उठाया था। ओके, इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी। ये जो काल है 700 से 1750 तक का, यहाँ पे जंगलों की कटाई शुरू हो गई थी क्योंकि मानव डेवलप हो रहा था और अब वो खेती करना जानता था, तो खेती का इलाका भी बढ़ता जा रहा था, तो वो जंगल काटना उसने शुरू कर दिया। कुछ क्षेत्रों में ये परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर के अपना स्थान छोड़ना पड़ा। पर्यावरण क्या होता है सर, पर्यावरण देखिए, पर्यावरण इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली पर डिपेंड करता है। ओके, तो जिसका जैसा मान लीजिए वहाँ का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है या और भी समस्याएं हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने अपना स्थान क्या हुआ, छोड़ना पड़ गया। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और किसान बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग भी बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी भी करनी पड़ती थी। यानी कि क्या था, इनको अब टैक्स भी देना पड़ रहा था और जो स्थानीय मालिक वर्ग थे, जो अमीर लोग हुआ करते थे, उनकी ये बेगारी भी करते थे। बेगार का मतलब होता है जहाँ पे आपको पैसा ना मिले, गुलामी तरीके से काम करना पड़े। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे थे। ओके, कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, जानवर भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम भी कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। भाई जैसे जैसे समाज में कुछ डिफरेंस हुआ, कुछ अमीर हुए, कुछ गरीब हुए, कुछ मध्यम वर्ग हुआ, अब लोगों को जातियों उपजातियों में बांटा जाने लगा और उनकी पृष्ठभूमि, उनका बैकग्राउंड, उनका जो व्यवसाय है, उसके आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। यानी कि जो जैसा काम करता है उसको उसी तरीके से डिवाइड कर दिया गया, जिसका जैसा व्यवसाय है उसी तरीके से उसको डिवाइड कर दिया गया, जिसका जैसा बैकग्राउंड है। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, कंट्रोल है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते। यानी कि देखिए, किसी जाति के विशेष के सदस्यों, कोई जाति विशेष है, कोई जाति है, उसके सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता है, कितना प्रभाव है, कितने संसाधनों पर उसका कंट्रोल है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते हैं। आज वो क्षत्रिय है, कल वैश्य हो गया, परसों शूद्र हो गया। यानी कि जैसा उनका मालिक, ठीक है, और जिस तरीके से उनका रहन सहन, जैसे अगर वो बैकग्राउंड अच्छा है उनका, ठीक है, थोड़ा ठीक वर्ग के हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उनको उस दर्जे में डाल दिया जाता था। एक ही जाति का
एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और, यानी कि इस कोई जाति विशेष है उसके दो लोग हैं, ठीक है। एक को जो है, एक यहाँ पे ब्राह्मण हो गया, दूसरा पता लगा दूसरे क्षेत्र में जाकर के उसको जो है क्षत्रिय में कर दिया गया। तो ये हो जाता था काम के आधार पर। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बना लेती थी। जातियां स्वयं ही अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। क्या नाम दिया गया था? जाति पंचायत। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। गांव पर किसका शासन होता था? मुखियाओं का। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर हुआ करते थे। अब यहाँ से हम क्षेत्र और साम्राज्य की बात कर लेते हैं। देखिए, चोल जो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, एंड तुगलक जो चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, मुगल जिनको हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, इनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, ठीक है, में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल यानी गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गज्जन तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत उसको द्रविड़ भी कहा जाता था, ये भी आ जाता था उसमें। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण यानी कि जहाँ विश्वास ना किया जा सके, जहाँ बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति हो, हाइपर जहाँ हो ना, बहुत चीज़ बढ़ा चढ़ाकर कह दी गई हो। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, भाषा और क्षेत्र की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लो इसके बारे में। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, आबरी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बताया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है। किसने? अमीर खुसरो ने बताया है कि जो संस्कृत है वो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता इसे नहीं जानती। अमीर खुसरो ने ये बात कही है। आगे समझेंगे चीज़ों को, देखिएगा। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं भी स्पष्ट हो चुकी थी। ओके, चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन आगे के कॉन्सेप्ट इसी पर डिपेंड होंगे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। मुगल वंश किस सदी में पतन के ढलान पर था? 18वीं सदी में। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे, जो हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति भी बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान थी, कुछ चेंज थी, कुछ बिल्कुल सेम थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में देखने को मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनप पाई थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। अब हम पुराने और नए धर्म की बात करेंगे यहाँ पे, फिर धीरे धीरे हम क्लास में एंड की तरफ हैं। ठीक है, इतिहासकार के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। जो धार्मिक परंपराएं थी उनमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी
और जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। ओके, आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे, नए देवी देवताओं की पूजा होने लग गई, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण होने लग गया और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता भी देखने को मिली। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था क्योंकि उन्हें संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे कि हमारी भी थोड़ी प्रतिष्ठा हो। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। किनका? ब्राह्मणों का। ओके, संरक्षक क्या होते हैं समझ लीजिए। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा देता है उसको हम क्या कहते हैं? संरक्षक कहते हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट स्टेप होगा, फिर आगे धीरे धीरे क्लास एंड हो जाएगी। इस युग में क्या था? एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। ओके, और यही वो युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। कुरान शरीफ का जो संदेश है भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। कौन? मुसलमान, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। ओके, आगे बढ़ेंगे। देखिए, मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं, इनकी विभिन्न परंपराओं में भी कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं देखने को मिलता है। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों और रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, देखिए, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया ये है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। नोट कीजिए, 19वीं सदी के बीच में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये जो विभाजन है यहाँ पे, यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में तथा कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही एक्सेप्ट करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही पास्ट के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले और क्लास 6 में हमने पढ़े थे, उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल यानी कि क्लास 7th में हम मध्यकालीन ये जो पढ़ेंगे उसे मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, जो हम अब क्लास 7th में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी, यानी कि जो 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ थी ये 8वीं और 11वीं शताब्दियों से बहुत अलग थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। मध्यकाल की तुलना किससे की जाती है? आधुनिक काल से। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय ये निकलता है कि मध्यकाल जो था वो रूढ़िवादी था
और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, थोड़े बहुत चेंजेस तो जरूर आए होंगे। ओके, इस तरीके से हमारी क्लास ये एंड होती है। बहुत ज़्यादा इसमें जानने को समझने को था नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट को हम छोड़ भी नहीं सकते थे चैप्टर को, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूछ ली जाती हैं, स्टेटमेंट बन जाते हैं। एक बार आपने पढ़ लिया, थ्योरी की तरह पढ़ लिया, अब आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है, जल्दी ही हम एकदम फिट होंगे, हेल्दी होंगे, फिर हम कंटिन्यू कर देंगे क्लास। ठीक है, सब टाइम टू टाइम आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज आप तक पहुँचाएंगे।